वी आर टुडे स्टार्टिंग अ वेरी न्यू सीरीज संवाद। संवाद का कॉन्सेप्ट ये था बेसिकली कि काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम अपस्किल सीरीज में भी नहीं डाल सकते और वो अनुभव का पार्ट भी नहीं होते, लेकिन टॉपिक पे डिस्कशन हो सकता है। और टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिन पे डिस्कशन होना भी चाहिए, क्योंकि सबकी अवेयरनेस भी बढ़ती है कहीं ना कहीं। और एज ए सोसाइटी हमारी जागृति के लिए, हमारी सोशल कॉन्शियसनेस के लिए भी जरूरी है कि हम इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो आज ही हमारा अटेम्प्ट है कि हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करें। टुडे वी हैव टू गेस्ट विद अस। वी हैव गौरव प्रकाश। ही इज एन फिजिक्स ऑथर and a senior ITG faculty. And we have Mohan Prasad. You must be knowing Mohan Prasad, since Mohan has already came for an Anubhav session. So Mohan is academic head of Career Launcher. He used to head the ITG division, and he is a very intellectual person. He has also written a book. Now the question in hand is new education policy. मुझे लगता है कि सबको ही बड़ा एक्साइटिंग लग रहा होगा कि नया कुछ हो रहा है। अगर हम ऐसे हिस्टोरिकली देखें तो 1986 के अंदर, मतलब मैं जब पैदा हुआ था उसके एक साल बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी लगभग। 90s में एक रिविजन हुआ था और 2006 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान का कॉन्सेप्ट आया था। और 86 के बाद हमारा फोकस बेसिकली एक्सेस ऑफ एजुकेशन बढ़ाने की तरफ ही था। अब ये पहली बार ऐसा कहना चाहिए कि जैसे कार होती है उसकी एक बड़ी सर्विसिंग होती है, तो दिस इज लाइक अ बिग सर्विसिंग ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और हमने उसे टॉप से बॉटम तक काफी चेंजेस उसके अंदर इंट्रोड्यूस करें। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये दोनों पैनलिस्ट से कि क्या लगता है कि इस पॉलिसी की जरूरत थी क्या प्रॉब्लम्स है एजुकेशन सिस्टम में इंडिया की? नीड फॉर अ वोकेशनल एजुकेशन, और ये भी देखना है कि जो 21st सेंचुरी के रिक्वायरमेंट्स है वो इंटायरली डिफरेंट है, और देयर इज अ नीड ऑफ अ वेरी क्वालिफाइड टीचर जो कि इंडिया में वो है नहीं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन कि बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है टीचर के एजुकेशनल और ट्रेनिंग वगैरह पे, एंड दैट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं जहाँ पे व्हाट आई फील, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि टीचर्स का जो लेवल है, बहुत सारे टीचरों का नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द टीचर्स, बट गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स का जो तरीका है पढ़ाने का, और बहुत सारे वीडियोस हम लोग देखते भी हैं फेसबुक वगैरह पे, जिससे हमें रियलाइज होता है कि दे आर नॉट अप टू द लेवल। सो देयर इज अ वेरी बिग गैप बिटवीन व्हाट इज नीडेड और जो टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट इट्स अ पॉलिसी, लेट्स सी हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है इसे। यस, मतलब मैंने भी ये देखा कि हम कह रहे हैं क्योंकि काफी लॉफ्टी एम्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो पहले बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे हमारे पास पहले 10+2 सिस्टम होता था, उससे एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है 5+3+3+4। तो इस 5+3+3+4 के अंदर पहला 5 डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से हर 5 की तरफ चलेंगे तो स्टूडेंट को समझ में आएगा कि जो नया स्टूडेंट ये जर्नी स्टार्ट कर रहा है वो इस जर्नी के अंदर आएगा कैसे और अल्टीमेटली पास आउट कैसे होगा। तो स्टूडेंट की जर्नी ट्रेस करते हैं, है ना, और फिर उसके आसपास हम चीजें देखते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो जो नया एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर एक स्टूडेंट जर्नी स्टार्ट करता है तो उसकी जर्नी कैसे होगी? तो मोहन, पहले शायद आप बताएं। एक चीज अच्छी की गई है कि यंग स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 2 तक के स्टूडेंट्स होंगे उनके एजुकेशन को काफी फॉर्मलाइज कर दिया गया, फ्रॉम फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड 3 इयर्स के एज से 8 इयर्स तक की एज को, जो कि टू बी वेरी फ्रैंक उतने छोटे बच्चों को फर्क नहीं पड़ रहा कि वो फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन पढ़ रहे हैं या इनफॉर्मलाइज में पढ़ रहे हैं, उनको पता भी नहीं होगा इस पॉलिसी से उनको क्या फर्क पड़ना है। बट उसको फॉर्मलाइज करने से क्या है कि ये थोड़ा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब हम आ रहे हैं। सो उनको भी आप स्कूल सिस्टम में काउंट कर रहे हो, उनके हिसाब से करिकुलम बना रहे हो, एंड ये अच्छी बात की गई है कि उस हिसाब से हम करिकुलम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इन दैट एज वो बोलते हैं कि 6 इयर्स तक स्टूडेंट्स की, बच्चों की सबसे ज्यादा मेंटल फैकल्टीज डेवलप होती हैं। तो यू आर क्रिएटिंग कि उस समय तक बच्चों को बोलना, लिखना, अल्फाबेट, मैथ्स के छोटे मोटे काउंटिंग, वो उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क डेवलप किया जा रहा है कि वो क्या क्या उनको सीखना चाहिए और कैसे उनको पढ़ाना चाहिए। सो विच इज क्वाइट गुड इन माय ओपिनियन इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड। हम अभी तक भी काफी कुछ फ्रैंकली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, काफी कुछ कर रहे हैं अभी भी। आंगनबाड़ी और बहुत सारे मेथड्स हैं, या प्ले स्कूल्स तो है ही, बड़े सिटीज में तो है ही, छोटे सिटीज में भी प्ले स्कूल्स का कॉन्सेप्ट काफी तेजी से कैचअप हो रहा है। बट उसको जितना फॉर्मलाइज किया जा सकता है उतना बेटर होगा टू रेगुलेट इट एंड टू एंश्योर कि क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है बच्चों को।
गौरव, आपके क्या व्यूज हैं? व्हाट आई थिंक कि स्टूडेंट का एक जर्नी जो डिफाइन किया गया है, सो बेसिकली इट विल बी लाइक कि इनिशियली तो प्री स्कूल वगैरह में और जो होते हैं किंडरगार्टन, उन सब में जो ट्रेनिंग होगी दैट विल बी थ्रू सम एक्टिविटी एंड ऑल. फिर there's a one good thing in this कि there's a 3-month course, transition course, when they will be introduced to the schools. That is a very good thing. और सबसे अच्छी चीज है कि 5 से 8 के क्लास के बीच में there will be some sort of internship ट्रेनिंग करना होगा बच्चों को with the local artisans, craftsmen, इन सब के साथ. That is a very innovative thing, क्योंकि that are the things, वो सब चीजें हैं जो actual real life में बेसिकली वो सब वोकेशन होते हैं जो हेल्प करता है अर्न करने में, एंड रियल लाइफ चैलेंजेस समझने में वो काफी हेल्प करेगा. एंड देन फ्रॉम 10th to 9th to 12th, आई गेस दैट इज द एंड 4 years, उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको जो सब्जेक्ट चूज करना, आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. तो बेसिकली दैट विल बी लाइक कि पहले आप सारे वोकेशंस का एक्सपीरियंस कर लेंगे इंटर्नशिप के थ्रू, एंड बेस्ड ऑन दैट आप कुछ एक वोकेशन या कोई एक ट्रेनिंग, ऐसा कोई सब्जेक्ट आप सीखेंगे, और उसके बाद फ्यूचर में आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन, या जैसे जर्मनी वगैरह में होता है कि 12th के बाद ही यू कैन आइदर डू अ डिप्लोमा और उसके बाद ही वर्क करना स्टार्ट कर दें, अर्न करना स्टार्ट कर दें. तो समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ जर्नी गवर्नमेंट डिवाइस करना चाहती है, बिकॉज वी हैव गॉट अ लार्ज वर्क फोर्स, बहुत ही ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है. सो उसे टैप करने के लिए ये बहुत ही मतलब अच्छा इनोवेटिव स्टेप है. सो लेट्स सी हाउ इट फॉर्मलाइजेस, कैसे फॉर्मलाइज होता है. अरे मेरे को ऐसा लगता है इस पूरी चीज के अंदर, जैसे कि एक गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी कोशिश करी कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी, अगर हम फर्स्ट 5 की बात करें, 5 years की बात करें, तो एक बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि अभी मतलब प्ले स्कूल चल रहे हैं. ऐसी बात नहीं कि इंडिया में प्ले स्कूल्स नहीं चल रहे, प्ले स्कूल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैलिड है, बट उसको फॉर्मल एजुकेशन के अंदर लेके आना, वो फैसिलिटी सबको मुहैया कराना, मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से. उसके बाद ऑब्वियस ही बात है कि एक बेसिक पैरामीटर है, मेरे ख्याल से उन्होंने बना दिया है कि एक लिटरेसी, एक न्यूमरेसी, कि मतलब इंसान को नाम पढ़ना लिखना आना चाहिए और काउंट करना आना चाहिए, ऐड सब्सट्रैक्ट करना आना चाहिए. दे हैव मेड इट वेरी सिंपल कि फर्स्ट पहला जो हमारा पड़ाव है बेसिकली, उसका मकसद लगभग इतना सा ही है. और क्योंकि अगर इतना भी आ जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस की जा सकती हैं, है ना. अब मतलब मेरे ख्याल से सेकंड पे तो ऑलरेडी गौरव ने अपने व्यूज दे दिए. मोहन, तुम्हारे क्या व्यूज हैं इस चीज के ऊपर कि जो सेकंड वाला पार्ट है, जो मिडिल हमने बोला है और फिर अल्टीमेटली हायर एजुकेशन बोला है, तो उसमें एक वोकेशनल ट्रेनिंग हमने इंट्रोड्यूस करी है, राइट. तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होगी, और मतलब तुम्हें क्या लगता है कि प्रैक्टिकल क्या वेज हो सकते हैं बेसिकली कि उसको दिया जाए? सो ये गौरव ने काफी सही बात उठाई है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द रीजन इज कि आप ऐसे सोचो, हम स्कूल्स में जनरली हमारे स्कूल्स में पढ़ाई पे ज्यादा जोर दिया जाता है, एक्स्ट्रा स्किल्स पे नहीं जोर दिया जाता है. बट द रियलिटी इसकी जो लर्निंग होती है बच्चों की, आप जो कुछ भी करते हो उससे सीखते हो. आप हम सबका एग्जांपल दे लो, हम सब ने पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, हम सब हमेशा अपने करियर्स में रहे होंगे बिकॉज दैट शोज इन अ बैकग्राउंड, एजुकेशनल कॉलेजेस एंड ऑल. But the reality, when we got out to the real world to work, we realized it is not education that is needed. The application of education or the application of certain skills is needed. तो वो चीज जब आप क्लास 6, 7, 8 में इंटर्नशिप करते हो, कुछ सीखना शुरू करते हो, उसमें आपसे ये नहीं एक्सपेक्टेड होगा कि आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बट क्या एक्सपेक्टेड होगा, यू वुड अंडरस्टैंड हाउ द इंट्रिकेसीज ऑफ अ डिसिप्लिन वर्क. कैसे आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उसको खत्म भी करना होता है. अगर आप काम करना शुरू करते हो तो उसमें क्या मुश्किलें आती हैं, कैसे आप डिसीजन लेते हो, ये बहुत सारी लाइफ स्किल्स हैं जो कि उसमें लाइव बच्चे सीख सकते हैं. और गवर्नमेंट ने इसके लिए सोचा भी बहुत अच्छा है कि लोकल आर्टिसंस, लोकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स के साथ बच्चों को अलाइन करने की कोशिश की जाएगी इंटर्नशिप के लिए. उससे ये भी अच्छा होगा कि आपको बच्चों को कहीं जाना नहीं है, आप अपने एरिया में कर सकते हो. हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज जरूर आ सकता है क्योंकि हर एरिया में हर तरह के स्किल वाले लोग हों, ये जरूरी नहीं है. दूसरा कि उस स्किल के लोग बच्चों को अपने साथ कुछ करवाने में इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो भी जरूरी नहीं है. तो उसके लिए फॉर्मल पॉलिसीज बनानी चाहिए. तीसरा, सिंस इट्स चिल्ड्रन, तो यू नो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. यू हैव टू मेक रेगुलेशंस एंड लॉज अकॉर्डिंगली कि कोई चाइल्ड अब्यूज या कोई भी ऐसा केस नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स माइट बी वेरी ऑफ दैट एज वेल. तो ये आपको इनके डिटेल फ्रेमवर्क्स, डिटेल रेगुलेशंस थोड़ा बनाने होंगे, बट दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन.
हाँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ये बात कह रहे हैं कि मिडिल हमारी जो स्कूलिंग है उसके अंदर वो कहीं ना कहीं ये वोकेशन को लेके आते हैं, और पढ़ाई के तरीकों को भी चेंज करने की बहुत बड़ी बात की जा रही है ना। पढ़ाई के तरीकों भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह रहे हैं, और भी बहुत सारे वर्ड यूज करें कि जैसे हम जो ऐसा अगर प्लेन लैंग्वेज में बोले, साधारण भाषा में बोले, तो जो बोर्ड एंड चौक या लेक्चर मेथड था उसको रिप्लेस करने की बात चल रही है काफी हद तक। मतलब उसको कंप्लीटली हटाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन रिप्लेस करने की बात चल रही है कि ज्यादा इंटरैक्टिव मेथड्स लाने चाहिए, एक्सपेरिमेंट से लर्न करना, स्टोरी टेलिंग, मतलब जो मतलब हम अगर हम देखें तो गौरव और मैं तो हमेशा यूज करते ही हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये नए मेथड्स को टीचिंग के अंदर लेके आने का कोशिश चल रही है उसके अंदर। और मतलब मेरे को जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, वो जो ट्रांजिशन हो रहा है फिर टुवर्ड्स द हाई स्कूल, और वो जो पीरियड है उसके अंदर एक और नई बात की गई है, बेसिकली नॉलेज ऑफ इंडिया का एक कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है ना। यस, वो नॉलेज ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट पे क्या व्यूज हैं, क्योंकि वो बहुत एक पोलराइजिंग है। काफी लोग कह रहे हैं कि सैक्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि एक लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट दिया है ना, उसमें ये कह रहे हैं इंडिजिनियस लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो ये जो लैंग्वेज का है, ये कहीं सैक्रोनाइजेशन तो नहीं है सारी चीजों का, या तुम्हें लगता है कि नहीं एक पॉजिटिव स्टेप है? और इंडिजिनाइजेशन ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन भी और पढ़ाने के अंदर भी जो दो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में क्या? Gaurav, you want to take this? See, basically, seeing the government policy and the present government, and being a teacher, I have to follow a very central path. Yeah, I can't go into right and left. I have to give an education which is devoid of any politics. So what I think that means, what I expect is that the present government has to tread a very careful path, and it will need a very headstrong person to not be influenced while implementing this policy. There's a very big chance that there can be saffronization, what you are saying, but let's see what happens. There will be a tinge, definitely, because if we choose a government, then we are choosing a principle that has to be followed in governing. So definitely there will be a tinge, because we have chosen a government which is towards the right leaning. So we can expect that there will be some principle related to that. So let's see what happens. Yes, well, what one thing I believe is that implementation part. Obviously, the government might be right leaning, but the good thing is if the focus is more on understanding the Indian culture, Indian society, and all, it will be better for Indian students overall. Because when you start comparing with the global standards, you see that most of the large, especially the Asian countries, and even in European countries, they're following their own languages, and the children are frankly doing better probably because it is easier to learn in their own language. So one, knowing the culture, and the second is instruction in the regional language. So there is a catch here that India is doing very well globally because Indian students know English, which has become the lingua franca of the business world. एक चीज तो है, लेकिन दूसरा कैच ये है कि आप देखो कि आपके इतने बड़ी पॉपुलेशन, स्पेशली रूरल एरियाज और अर्बन सिटीज में भी बहुत सारे स्कूल जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं है, वहां के बच्चे जो अपनी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बट बिकॉज ऑफ इंग्लिश वो एदर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या उतना राइज नहीं कर रहे होते जितना वो कर सकते हैं। तो उस सेंस में आपका एक बहुत बड़ा चंक ह्यूमन रिसोर्स का है जो कि अपनी फुल पोटेंशियल नहीं एक्सप्लॉइट कर पा रहा है। तो इसीलिए ये स्टेप अच्छा है। ये इनफैक्ट गांव के स्कूल में फॉलो होता था। आई नो माय ओन सिस्टर स्टडीड फ्रॉम स्कूल्स वेयर दे वर स्टडीइंग इंग्लिश ओनली आफ्टर क्लास 5-6 से शुरू हुई थी इंग्लिश। तो उनको प्रॉब्लम है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि उनकी इंग्लिश मेरी इंग्लिश में अंतर होगा क्योंकि मैंने क्लास 1 से पढ़ी है वही चीज। लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि वो अपने सब्जेक्ट पे उनकी पकड़, अगर अपनी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाई जा रही है तो उनकी पकड़ बेटर होने लगती है अपने सब्जेक्ट्स पे। एंड स्पेशली अभी आप देखो कि बिकॉज ऑफ द एडवांसेस इन ट्रांसलेशन एंड ऑल, हमारे एप्स अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में बन रहे हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स तो थे ही, पढ़ाई की चीजें, इंटरनेट, ये सब बहुत कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रहा है। तो इसलिए आई बिलीव, और वो डेवलपमेंट होता ही रहेगा, तो आई बिलीव लैंग्वेज वुड बिकम लेस इंपॉर्टेंट। सो अगर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने से बच्चों को ज्यादा समझ में आती है, उनकी कैपेसिटी बेटर डेवलप होती है, दैट इज टोटली द वे अहेड टू। बट मोहन, द थिंग इज स्टिल राइट नाउ ऑल्सो जो हमारा टीचिंग सिस्टम है उसमें जो स्कूल्स वगैरह में रीजनल लैंग्वेजेस में ऑलरेडी साइंस वगैरह में को टेक्स्ट बुक है और पढ़ाया जा रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट विल बी द न्यू फोकस, कि नया फोकस क्या है। सो लेट्स सी
हाँ, बेसिकली कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट 3 लैंग्वेज सिस्टम, मतलब एक स्टूडेंट को 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी जिसमें से 2 नेटिव होगी और एक वो कोई और चूज कर सकता है, और वो स्टेक होल्डर्स के ऊपर है। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें एक गवर्नमेंट का रोल होगा, मेरे ख्याल से रीजनल गवर्नमेंट्स भी उतना ही रोल प्ले कर रही होंगी जितना सेंट्रल गवर्नमेंट प्ले कर रही होगी। दूसरा, मुझे एक चीज अच्छी लगी, मतलब क्योंकि इसको बोला जा रहा है, हालांकि इसलिए पॉइंट किया कि काफी लोग इसे सेफ्रनाइजेशन ऑफ लर्निंग कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीजें हैं जो अच्छी भी हैं। जैसे अगर आप पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश, मतलब ऐसे इसमें कोई रिलीजन नहीं है, बेसिकली दीज आर वैल्यू बेस्ड सिस्टम जो हमारे यहाँ पढ़ाए जाते थे। अगर आप उसको पढ़ाते हो तो नॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर एक प्राइड भी आ रहा है लोगों के अंदर थोड़ा सा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मेजर इशू है हमारे साथ कि अभी भी हम एक कॉम्प्लेक्स के अंदर है काफी, मतलब हमारी जनरेशन तो फिर भी नहीं, हमसे पहली जनरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स के अंदर थी कि दुनिया, हम अपने आप को अंदर से पिछड़ा समझते थे, बैकवर्ड समझते थे कहीं ना कहीं। तो एक उस साइकोलॉजी से बाहर निकलने के लिए आपको इंडिया के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो इंडिया के बारे में इन्फॉर्म भी है, इंडिया की हिस्ट्री क्या है, क्या ग्लोरियस पास था, 1750 के अंदर हमारी इकोनॉमी कहाँ थी, क्यों अब क्यों नहीं है। मेरे ख्याल से अगर अगर वो उसका एक नेशनलिस्टिक एंगल ना लेते हुए एक लॉजिकल एंगल लेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि उतना मेजर इशू आएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर अगर कोई आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी थोप दी गई तो फिर मेरे को लगता है फिर पर्पस शायद थोड़ा डिफीट हो सकता है। डेफिनेटली हमारा कल्चर बहुत रिच है शिवाल, मतलब मैं खुद ही बहुत ज्यादा इंडियन कल्चर में जो चीजें पढ़ता हूँ, बेसिकली आई स्टडी अ लॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स जो कि नेग्लेक्ट नहीं होगा फ्यूचर में, इट विल बी देयर कि लोगों को पता होगा सब कुछ, तो दैट विल बी वेरी गुड। तो जो तुम कह रहे हो कि मतलब उस पर आइडियोलॉजी नहीं थोपा जाए तो बहुत अच्छा होगा, दैट इज ओनली नीडेड। Means we should be taught our culture without any less ideology. Yes. हाँ, इसका केवल एक छोटा पॉइंट हमें ध्यान देना होगा कि सिर्फ हिंदी बेल्ट वाली कहानियां, हिंदी बेल्ट वाली चीजें नेशनल लेवल पे नहीं सब पे डाली जाए। देयर आर लॉट्स ऑफ रिच थिंग्स इन द तमिल लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, जो कि अपने आप में काफी लिटरेचर, काफी मैच्योर लिटरेचर है। That is part of the policy. They are saying that is part of the policy. इनफैक्ट मतलब योग की भी बहुत अच्छी जो बुक्स है, मतलब जो 3 ट्रिनिटी कही जाती है बुक्स के अंदर, तो वन इज रिटन इन तमिल। तो ऐसी बात नहीं है कि सारा अच्छा लिटरेचर नॉर्थ में लिखा गया है ना। साउथ का लिटरेचर उतना ही रिच है जितना नॉर्थ का लिटरेचर है। और मेरे ख्याल से पॉलिसी स्टेटमेंट का पार्ट है कि मलयालम लिटरेचर, तेलुगु हो गया या तमिल लिटरेचर हो गया, विच इज इक्वली ओल्ड एंड इक्वली रिच, विल बी टेकन इनटू पिक्चर। मुझे ऐसा लगता है कि लोकल कहानियों का यूज ज्यादा करना चाहिए जिससे हम रिलेट कर पाए। कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट ओरिएंटेड हमारा एजुकेशन थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरे को कई बार आईआईटी में चीज फील होती थी कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, मतलब हम कहाँ रहते थे, देखो मतलब आईआईटी दिल्ली में, हम तीनों आईआईटी दिल्ली में पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो वो एक हौस खास के अंदर बीच के अंदर आईआईटी दिल्ली है, पीछे वो सराय है। तुम सराय को देखो फिर सोचो कि तुम एक टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हो, तो कहीं ना कहीं एक तरह का ना डिसोनेंस दिखाई देता है कि एकदम अलग है, बाहर गेट क्रॉस करके दुनिया अलग है, गेट के इधर की दुनिया अलग है, यहाँ कुछ और ही डिस्कशन चल रहा है, बाहर की दुनिया कहीं और ही जा रही है। और ऐसा मतलब मेरे को लगता है हर लेवल ऑफ एजुकेशन के अंदर ये डिसोनेंस आप देख सकते हो। क्लास में हम डिस्कशन ही कुछ और कर रहे हैं, बाहर की दुनिया ही कुछ और। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो बोल रहे हैं, आप करेंगे कैसे मुझे नहीं पता, क्योंकि इट इज लाइक अ वेरी ट्रांसफॉर्मिंग स्टेप। मेरे को लगता है कि इस पॉलिसी के अंदर से अगर 5 या 10% भी इंप्लीमेंट हो जाता है तो इट विल बी अ ग्रेट वे फॉरवर्ड। क्योंकि अगर कंटेक्चुअल एजुकेशन की बात करें तो वही बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो एजुकेशन को कंटेक्चुअलाइज करना ही, क्योंकि अभी मैक्सिमम चीजें जो हम पढ़ते हैं वो कंटेक्चुअलाइज नहीं। रिलेटिंग टू कंटेक्स्ट, जैसे कह रहे हैं कि वर्ल्ड का जब कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है तो कोडिंग का एक मेरे को लगता है कोडिंग इतनी इंपॉर्टेंट एकदम से हो गई है पूरी इंडिया के अंदर कि एवरीबॉडी इज बिहाइंड नाउ लर्निंग कोडिंग, राइट? उस पे क्या व्यूज? सो कोडिंग अगर आप देखो तो चाइना में ऑलरेडी ये स्टार्ट हो गया है कि क्लास 6 से बच्चों के लिए कोडिंग मैंडेटरी है। एंड आई थिंक इंडिया में ट्राई कर रहे हैं कि हाँ क्लास 6 से वो भी मैंडेटरी की जाए। फ्रैंकली इट इज अ गुड स्टेप। देखो कोडिंग थोड़ी सी टेक्निकल स्टफ है, बट हम बच्चों को मैथ्स और साइंस तो पढ़ा ही रहे थे। जब ये शुरू हुआ होगा कि बच्चों को क्लास 6 में या क्लास किसी भी क्लास में आज से 100 साल पहले जब शुरू हुआ होगा कि मैथ्स पढ़ाना है या साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, तो उस समय भी आई एम श्योर कुछ इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हुए होंगे टू अंडरस्टैंड कि किस चीज को कैसे सेपरेट आउट करना है। तो इसी तरह साइंसेस कीप इवॉल्विंग। आईआईटीज में मुझे याद है 1980s में कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट्स अलग हुए थे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो उस तरह जैसे वो अपने आप ही इतना बड़ा फील्ड और इतना इंपॉर्टेंट फील्ड बन गया है, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड यू सी हर बच्चा ऐप पे काम कर रहा है, हर कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क।
और काफी लोगों की जॉब्स में वो जॉब का हिस्सा ही बन जाएंगे। चाहे आप अकाउंटेंट हो तो आप डिफरेंट सिस्टम्स यूज कर रहे हो, आप टीचर हो तो आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन असाइनमेंट्स दे रहे हो, उस हिसाब से अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहे हो, या जो भी है। तो इट मेक सेंस कि क्लास 6 से कोडिंग सिखाई जाए। हाँ, लेकिन ग्रेडिंग उसमें लेवल्स अलग अलग बनाने होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे काफी अच्छे हो सकते हैं, लेफ्ट ब्रेन बच्चे होंगे जो कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे जो शायद आर्टिस्टिक ज्यादा होंगे कोडिंग में उतने अच्छे नहीं हो सकते। हमें उसमें वो लेवल्स देना होगा कि बच्चे जो बहुत अच्छे नहीं है वो भी उस कोर्स को कर पाए या एंजॉय कर पाए। गौरव, कुछ व्यूज हैं? हाँ, मीन्स मोहन जो कह रहा है बहुत ही सही कह रहा है कि मीन्स कोडिंग इज द नीड ऑफ द डे, तो सिखाना तो जरूरी है ही। सो इनफैक्ट गवर्नमेंट को तो स्ट्रेस देना चाहिए कि 4 लैंग्वेज होंगे, चौथा लैंग्वेज जो होगा वो कोडिंग होगा। तो वो ज्यादा बेटर रहता। हाँ, मतलब क्योंकि मतलब बेसिकली मैं देख रहा था, डॉक्यूमेंट देख रहा था, शायद इसलिए क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट ने बनाया वो इस चीज की भी बात करें कि जो एक लर्निंग है उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू स्टूडेंट की वो ट्रेस करेंगे या लर्न करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो अगेन इट नीड्स टू बी व्यूड कि वो कैसे करेंगे, क्योंकि हर जगह आजकल ये बहुत कूल वर्ड हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आप मशीन बोल दो तो आप लर्निंग। चिन सकते हो। लेकिन कहने का मतलब इसको अप्लाई करना है उतना इजी नहीं है, ऐसे अच्छे रिजल्ट ऑब्टेन करना है, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे ऑथेंटिक रिजल्ट ऑब्टेन करना इतनी आसान बात नहीं है जितना आसान कह देना है। तो बट कोडिंग इज अ वेलकम स्टेप। अब ये जो एक बात की जा रही है आगे अगर हम चले हाई स्कूल एजुकेशन की तरफ, कि वो जो बाउंड्रीज बिटवीन द सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा डिसॉल्व करने की बात कही जा रही है। सो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस के ऊपर, और इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं कि को करिकुलर और करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये जो बाउंड्रीज इनको भी डिसॉल्व करने की बातें चल रही है। तो इस पर क्या व्यूज हैं? क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छा है, बुरा है? एक चीज इसमें मुझे लगता है शिवाल की, दो चीजें, एक तो होनी चाहिए कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो रही है, आप डिफरेंट स्किल्स सीख रहे हो, क्लास में लोगों के सामने प्रेजेंट करना, अलग अलग व्यू पॉइंट से चीजों को देखना, ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीख रहे हो। बट मुझे एक एग्जांपल याद है कि शिवनाटन स्कूल जो इस तरह का काफी एक्सपीरियंशियल टाइप का स्कूल है, जहाँ पे इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उनकी एकेडमिक हेड से मैं एक बार मिला था, तो उनका ये कहना था कि उनके बच्चों के साइंस और मैथ्स के स्कोर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे जितने बाकी बच्चों के आ रहे, क्योंकि प्रॉब्लम वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे। तो हमें ये भी सोचना है कि वही बच्चे, इतने सारे सब्जेक्ट्स उनको पढ़ना है, अगर हम उनके लिए बहुत कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो स्टैंडर्ड चीज है उसमें शायद क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो वो बैलेंस आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा ना हो कि हम क्रिटिकल थिंकिंग, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज पे इतना जोर देने लगे कि हमारे कल को साइंटिस्ट और इंजीनियर्स उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं बने, जिसके लिए इंडिया धीरे धीरे जाने लगा। बिकॉज इंडिया इज स्टिल नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, सो वी नीड सच पीपल इन आवर सिस्टम। बेसिकली अगर हम बहुत नक्शा में बोले तो वी आर डॉक्टर एंड इंजीनियर प्रोड्यूसिंग, वो क्या कहना चाहिए, प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बन। गौरव, क्या ठीक है आपको? मोहन जो कह रहा है वो सही है कि मतलब फोकस तो थोड़ा शिफ्ट होगा, बट मेरा ये मतलब मानना है कि अब आज के समय में जो मेजर रिसर्च वर्क जो हो रहे हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होंगे। नए इनोवेशंस वगैरह के लिए इंटरडिसिप्लिनरी, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप बस साइंस लेके और मतलब फिजिक्स में ही कुछ रिसर्च कर रहे हैं। यदि कुछ नया इनोवेशन होना है तो इट विल इन्वॉल्व ऑल द डिफरेंट फील्ड्स। तो पीपल हु आर गुड इन डिफरेंट फील्ड, they will really do lot of research and lot of new means interdisciplinary work. So major inventions वगैरह also needs interdisciplinary approach. और इसके अलावा मुझे शिवाल कहीं लगता है ना कि साइंस पढ़ते पढ़ते लोगों का थोड़ा जो एथिक्स वाला पार्ट है और ये सब होता है, ये थोड़ा मशीन टाइप का वर्किंग हो जाता है। तो that will be really helpful कि interdisciplinary है तो मीन्स लोगों का मतलब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह भी और ज्यादा इंप्रूव होगा। और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है कि मतलब राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मतलब जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से एथिक्स और इन सब पे, मॉरल एजुकेशन, एथिक्स, एटिकेट, बिहेवियर, इमोशनल डेवलपमेंट, इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाली है गवर्नमेंट। मेरा एक इसमें मेजर कंटेंशन था, मतलब मेरी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, मे बी आखिर जब कंक्लूड करेंगे तो उसको ले लेंगे। लेकिन कितना मेरे ख्याल से रेशियो प्रोपोर्शन का मेजर खेल हो जाएगा कि कितना इंटरडिसिप्लिनरी और कितना फोकस टुवर्ड्स माय ओन सब्जेक्ट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता है टू मेनी ऑप्शंस आल्सो कंफ्यूज स्टूडेंट्स, है ना। जैसे अगर तुम्हें मैं बहुत सारे ऑप्शन दे दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली आपको करना क्या है। अब तुम्हारा सारे ही ऑप्शंस खुले हुए,
ये नहीं वो ट्राई कर लेता हूँ, वैसा इंसान शिफ्ट ही करता रहेगा तो कभी भी समझ नहीं पाएगा एक्चुअली के अंदर कि उसको करना क्या है। उसे कोई ना कोई पाथ तो पकड़ना ही पड़ेगा, है ना? कितना कस्टमाइजेशन इज गुड, दैट इज अगेन नीड टू बी सीन। अच्छा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की बात चल रही है 4th स्टेज के अंदर, तो उसकी तरफ क्या, उसका क्या होगा, उसकी तरफ क्या व्यूज? सो यूनिवर्सिटी में भी अभी तो एक बहुत बड़ी चीज यही आ रही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, लोग अपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बना सकते हैं और सो कोई बंदा इंजीनियरिंग के साथ वो लिटरेचर भी पढ़ सकता है। तो ये चीज फ्रैंकली कुछ यूनिवर्सिटीज जो प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी कर रही हैं, यूएस वगैरह में तो काफी कॉमन है। आप देखो आईआईटीज में भी हमें ह्यूमैनिटीज का बहुत बड़ा रोल था। ह्यूमैनिटीज, सम ऑफ माय बेस्ट टीचर्स वर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। सो ये आईआईटीज में तो ये था ही, लेकिन एक और वहाँ एनवायरमेंटल, रूरल, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे जहाँ के आप कोर्सेज ले सकते थे। बस यहाँ पे अगेन मेरा वही चैलेंज जो मुझे हल्का फील होता है कि बंदा अपने कोर्स पे कितना फोकस करना है और दूसरे सेगमेंट के कोर्सेज पे कितना करना है। ये है कि आपका एक्सपोजर डेफिनेटली बहुत बढ़ता है, जो गौरव कह रहे थे, आपकी इनोवेशन स्किल्स बढ़ जाती है, बिकॉज आप अलग अलग कोर्सेज सीख रहे होते हो तो कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट नॉलेज पे इनोवेशन होने का ज्यादा चांस रहता है। तो उस सेंस में मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज बहुत अच्छे स्टेप है। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आप एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो बहुत अच्छे हैं, जैसे आईआईटी, आईआईएमसी, ऐसे बहुत सारे जो अभी नहीं है यूनिवर्सिटी की तरह, उनको अगर आप फोर्स करो डिफरेंट हर तरह का एजुकेशन देने को, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मेन चीज पे फोकस उनका कम हो जाए। ये एक थोड़ा रिस्क है जिसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि काफी अच्छा स्टेप है, और अगर हम इतना कुछ कर पाए, इतनी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज बना पाए, तो इनोवेशन इंडिया में बढ़ेगा। गौरव क्या विचार है? हाँ, मीन्स आई एग्री विथ मोहन कि मतलब ये इंटरडिसिप्लिनरी, और मतलब हम लोग आईआईटी से हैं तो वी हैव ऑलरेडी सीन, जो मोहन ने कहा है कि वहाँ पे हम लोग ह्यूमैनिटीज कोर्सेज एक सर्टेन नंबर ऑफ वो जो था क्रेडिट लेके करते थे। सो डेफिनेटली ये मॉडल हर जगह कॉपी होना चाहिए, बिकॉज तब तक में लोग मैच्योर भी कॉलेजेस में हो जाते हैं एंड दे कैन हैंडल इट मोर इन अ मोर बेटर वे। सो इट विल बी वेरी गुड। और मतलब मैं कहूँ तो मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मीन्स वॉट एवर सब्जेक्ट्स आई हैव स्टडीड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मीन्स पास्ट के एक्सपीरियंस से फ्यूचर को कैसे शेप करना है, दैट यू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स जस्ट कि तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है कि व्हाट वर द थिंग्स डन इन द पास्ट दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड इम्प्लीमेंट इन द फ्यूचर, और व्हाट नॉट टू लर्न एंड व्हाट नॉट टू डू। सो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड स्टेप if they transform the education system, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन बहुत की है मेरे ख्याल से, एक ये मेजर फोकस भी है कि रिसर्च ओरिएंटेड बनाने का चल रहा है यूनिवर्सिटीज को। तो ये दो एक कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस होंगे कहीं ना कहीं, और कैसे शेप करते हैं ये एजुकेशन सिस्टम को देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ आप स्पेशलाइजेशन रिसर्च की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस को एनकरेज करने की बात कर रहे हो। हालांकि दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, आईआईटीज के अंदर करते ही हैं, उसमें मेजर इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो रिसर्च वर्क अब हो रहा है, मैंने वही स्ट्रेस किया था कि रिसर्च वर्क जो भी अब हो रहा है वो इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर हो गया है, इन नेचर हो गया है। नहीं, देखिए हम म्यूजिक के अंदर ये बात कहते हैं कि अगर नट बिहाग गाना है तो नट भी आना चाहिए और बिहाग भी आना चाहिए पहले, और फिर जोड़ के कुछ नया बनाना है। ऐसा भी हो सकता है इंटरडिसिप्लिनरी के चक्कर के अंदर ना इंसान को नट आया ना बिहाग आया और जोड़ के पता नहीं क्या बना दिया। लेट्स सी, कैन हैंडल इट वेरी वेल। कुछ लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं जिनके पास लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग पर भी एक बहुत बड़ा जोर है कहीं ना कहीं। तो जहां पर टीचर ट्रेनिंग उस लेवल के टीचर्स हैं जो इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, इन दोज एरियाज, उन दोज इंस्टीट्यूशंस इट विल वर्क वेरी वेल। बाकी लोग नया करने के चक्कर के अंदर बहुत ज्यादा, फिर वो जो मोहन बात कर रहा था कि कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एनीवेज, एक लास्ट टेक, अगर हम 1 या 2 मिनट के अंदर अपनी बात को समराइज करना चाहें कि क्या चैलेंजेस देखते हैं फ्यूचर के अंदर और क्या क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह जाते हैं। मोहन, एक चीज जो दिख रही है कि पॉलिसी काफी कुछ सोच के अच्छे से बनाई गई है, बट डिटेलिंग बहुत जगह जरूरत है। जहां बोला गया फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, तो फ्रेमवर्क बनने में कितना टाइम लगेगा, वी हैव टू सी। द सेकंड थिंग इज कि बहुत सारी बातें हैं जो काफी एम्बिशियस है, क्योंकि आप देखो कहीं भी सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट या चेंज मैनेजमेंट ही सबसे मुश्किल होता है। बहुत कुछ चेंज करने की बात की जा रही है, तो उतना कुछ क्या हम कर पाएंगे, टाइम से कर पाएंगे? तो कुछ चीजें आप पॉलिसी में देखो कि टीचर एजुकेशन रिलेटेड है जो 2030
इम्प्लीमेंटेशन टाइम क्या हुआ है। क्लास 12 बोर्ड टाइम 2024, तो उतना टाइम तो क्या ये गवर्नमेंट, क्या इसकी कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट जो भी होगी वो क्या इसी डायरेक्शन में सोचेगी, क्योंकि वी हैव सीन पिछले 5-6 साल में सीसी आया, सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था, फिर वो सीसी हट के कुछ और आ गया, फिर से एग्जाम शुरू हो गए, बोर्ड एग्जाम। वो बीच में जो पॉलिसी चेंजेस होते हैं, क्या वो सब इसको अलाउ करेंगे इन पॉलिसीज को? बात कर रहे हैं तो इसीलिए वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाए और कंटिन्यूटी कैसे रह पाएगी, ये मुझे एक चैलेंज लगता है। गौरव, आप क्या लगता है? हाँ, क्या चैलेंजेस? लेट्स सी, देखो चैलेंजेस मेन ये है कि बहुत ही जो डॉक्यूमेंट है बहुत ही एस्पिरेशनल है, और हमें ये देखना होगा कि गवर्नमेंट इस पे कितना रिसोर्स लगाती है, बिकॉज एजुकेशन हमेशा काफी नेग्लेक्ट हो जाता है। हाँ, सो लेट्स सी मीन्स कितना रिसोर्स लगाती है, रिसोर्स बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द टाइप ऑफ मैन पावर नीडेड, बिकॉज जितना एस्पिरेशनल है और जितनी चीजें हैं उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के मैन पावर चाहिए। मीन्स यू कांट हैंड इट ओवर टू समबडी इन द गवर्नमेंट की ये नॉट another usual job rahega। Means we are talking about transformation, and we know that ki everybody can't do the transformation in the system, so we need people, or the person who will be heading it should be somebody means who has got some vision and who can transform the things। So it's all about implementation। So how is it implemented, कैसे implement किया जा रहा है। पॉलिसी तो बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, मेंटरिंग वाली है कि टीचरों को मेंटर किया जाएगा, देन मतलब फिजिकल एक्टिविटी और इन सब पे बहुत फोकस दिया जाएगा। मतलब द थिंग्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ शिवाल, मतलब मैं तुम्हारा फेसबुक का फीड वगैरह देखता हूँ कि जो तुम कर रहे हो बच्चों का मेंटरिंग, तो यहाँ पे टीचर के मेंटरिंग की बात की जा रही है, एंड मेनी थिंग्स दैट यू आर डूइंग मीन्स वो सब मैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखा कि वो सब चीजें पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है, बट फिर वही एंड में कि तुम कर रहे हो, तुम्हारे जैसे और लोग हैं कि नहीं है करने वाले, मीन्स it needs devotion also। So let's see, देखते हैं how it happens। मतलब मेरा टेक इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही था कहीं ना कहीं कि मुझे ऐसा लगता था, मतलब ये मेरी मन की बात है कि पॉलिसी और फ्रेमवर्क और सिस्टम्स जितने कम और जितने इजी हो, मेरे को लगता है 2-3 क्वेश्चन से जो आंसर नहीं होते, जो मेरे को लगता है मेजर क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, सब कुछ गवर्नमेंट करने की कोशिश करे और वो इम्प्लीमेंट कर ले, थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें प्राइवेटाइजेशन का एलिमेंट एक लेके आना चाहिए था। मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में जब तक हम प्राइवेटाइजेशन को अलाउ नहीं करेंगे, प्रॉफिट अर्निंग नहीं बनाएंगे उसको, तब तक उसके अंदर जिस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए उस तरह के लोग नहीं आ पाएंगे। और लोगों को ऐसा लगता है कि एजुकेशन कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की डिमांड होगी एजुकेशन वो शेप लेगा फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा। तो उसको रेगुलेट करना चाहिए, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन का एलिमेंट लाना चाहिए था, जिससे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। वो रेगुलेशन लगा सकती थी और कोर्सेज फ्लोट कर सकती थी, रेगुलेशन फ्लोट कर सकती थी, एग्जाम फ्लोट कर सकती थी जो टीचर दे सकते थे। अब सारे लोगों को खुद ट्रेन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मेकिंग कोई सर्टिफिकेट या कोई एग्जाम डिजाइन कर देना एंड आस्किंग पीपल टू क्वालिफाई द एग्जाम इज अ मच सिंपलर थिंग टू डू। तो ऐसा कुछ एक प्राइवेट पार्टनरशिप उसके अंदर लेके आनी चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर प्रॉफिट मोटिव। जो उसका सोशलाइजेशन इतना ज्यादा, मुझे वो थोड़ा सा पर्सनली कहीं ना कहीं एक ट्रबलिंग चीज लगती है। दूसरा मुझे ऐसा लगा कि अल्टीमेटली दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज को एड्रेस नहीं किया गया है, दैट इज अबाउट सेलिंग। जो आप कहीं भी जाते हो तो कोई बिजनेस अगर आपको खड़ा करना है तो सेलिंग whatever you are product you are making is one of the most important skills। advertising yourself, marketing yourself, selling that thing, making a commodity out of this, making careers out of whatever you are trying to do। कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी आप अप्रोच करिए, आपने कोई नई चीज बनाई, लेकिन उससे मैं अपना करियर कैसे बनाऊंगा और अपना पेट कैसे पालूंगा। ये 2 मेजर एलिमेंट से मुझे लगता है जो एजुकेशन के अंदर बहुत अर्ली एज से लेके आने चाहिए थे। इससे कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कहीं ना कहीं कल्चर एक डेवलप होता है, नए नए लोग नए नए इनिशिएटिव्स लेके आते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी हम एक वर्कफोर्स बनाने में लगे हुए हैं, एक वर्कफोर्स जो लोगों के लिए काम करे, अपने लिए काम ना करे। तो मुझे लगता है कि 2-3 एलिमेंट्स है जो कहीं ना कहीं अनआंसर्ड रहते हैं। आई होप जो सजेशंस जाएंगे उसके अंदर इसके अंदर कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस आएंगे, और मुझे लगता है कि अगर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि एक ऐप होने चाहिए, ऐप से सारी चीजें। तो अब जो ऐप कल्चर है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करने लगी है, एजुकेशन में उसका बड़ा रोल होगा, ई लर्निंग का एक बहुत बड़ा रोल। इसके लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए कुछ ट्रेनिंग करके उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करी है कि हर पब्लिक स्कूल को एक प्राइवेट से अलाइन करेंगे, देखते हो कैसे इंप्लीमेंट होता है और एग्जैक्टली 1:1 हो पाता है, कौन कितना है। फाइन, तो मेरे ख्याल से बहुत नॉलेजेबल डिस्कशन था। आई होप जो लोग सुन रहे होंगे या जो इसको बाद में सुनेंगे उनके बहुत काम आएगा।
थैंक यू मोहन फॉर कमिंग, थैंक यू गौरव फॉर कमिंग. आई होप फ्यूचर Thank के अंदर you. कोई ऐसा टॉपिक आता है तो अगेन वी विल ट्राई एंड कनेक्ट एंड टॉक अबाउट. थैंक यू शिवाल. Thank you Shivam, for inviting us. ओके, गुड नाइट. गुड नाइट.